जेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर कला सांस्कृतिक और भाषा अकादमी द्वारा गोजरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक समारोह का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री चौधरी जावेद राणा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। नेशन कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक हजरत बल सलमान सागर ने सीएम उमर अब्दुल्ला को अनावश्यक कारणों से ट्रोल करने के लिए विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना। अपनी पार्टी के नेता मुंतजिम मोहिउद्दीन ने उमर अब्दुल्ला सरकार का बचाव करते हुए कहा कि वे खोई हुई गरिमा को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बांडीपुरा पुलिस उपाधीक्षक लतीफ खान ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने चोरी हुए सामान की बरामदगी के बारे में बताया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा गोजरी भाषा और संस्कृति की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव के मौके पर माननीय जल शक्ति, वन और जनजातीय मामलों के मंत्री चौधरी जावेद राणा, विभागीय प्रमुख जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी डॉक्टर जावेद राही मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और ज़र्फ़नी कोई मीन मोहम्मद जपले मोमिन। मेन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम गोजरी शोभा की ज़िनाते अदीब शायर। आज से जम्मू में 2 रोज़ा गोजरी लिटरेरी कल्चरल कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए राइटर, अदीब, शायर, मुहक्किक हिस्सा लेंगे और इसमें जो है वो महफिल मकाला है, महफिल अफसाना है, मौसीकी का प्रोग्राम है और राइटर्स लोग जितने भी आ रहे हैं वो जो है यहाँ डिस्कशन करेंगे गोजरी ज़बान को क्या मसाइल दरपेश हैं और किन हालात में गोजरी को फ़रोग देने के लिए क्या क्या और किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी आज के इस प्रोग्राम में। यहाँ पर गोजरी प्रोग्राम जो है वो रखा जा रहा है। गोजरी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हर ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम जो हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम, एक अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और गोजरी लैंग्वेज जो एक प्राचीन लैंग्वेज है हिंदुस्तान की, आपके चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँ कि ये वो लैंग्वेज है जिस अकबर के टाइम में 3 महीने लगातार बहस रही कि ऑफिस दफ्तरी ज़बान जो है गोजरी होगी कि पर्शियन होगी। तो प्राचीन ज़बान है। मंदिरों, गुरुद्वारों और एक बड़े बड़े हमारे जो सूफी बुज़ुर्ग हुए हैं उनके कलाम में भी आप देखते हैं। लेकिन ज़बान जो है आहिस्ता आहिस्ता मिट जाती हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको करने से ज़बान के बोलने वाले जो हैं उनमें एक नई रूह फूंकी जाती है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और कल्चर जो एकेडमी हमारी है एक अच्छा काम कर रही है और सब जिम्मेदारियाँ कल्चर एकेडमी पे नहीं छोड़नी चाहिए। हमें भी अपनी अपनी ज़बानें जो हैं बोलनी चाहिए और ज़बान बोलने से ही फैलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक हजरत बल ने आज सीएम उमर अब्दुल्ला को अनावश्यक कारणों से ट्रोल करने के लिए विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना की। सागर ने कहा कि हमारा बंधन हमारी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए है और हम इसकी नींव पहले ही रख चुके हैं। हम अगले 5 वर्षों में वही करेंगे जो हमने प्रतिबद्ध किया है। एक सवाल के जवाब में सागर ने कहा कि सैटेलाइट कॉलोनियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं। सागर ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सवाल कई बार उठाया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना एक घोटाला है। एसीबी द्वारा इस घोटाले का खुलासा करने के बाद पता चला है कि इसमें कई लोग शामिल हैं। जो आपको दिख नहीं रहा है वो इसलिए नहीं दिखा कि फाउंडेशन पड़ रही है। आपको फाउंडेशन वाले दिन मकान का तीसरा मंजिला नहीं दिखता है। फाउंडेशन वाले दिन जो होता है वो मकान के एक जमीन के अंदर वाला काम होता है जो फाउंडेशन डाली जाती है। हम आने वाले 5 साल की फाउंडेशन डाल रहे हैं। कुछ देर बाद ये जब बाहर निकलना आएगा तो जब बीज भी बोते हैं कभी जमीन में पेड़ के लिए तो जमीन के अंदर भी बोना पड़ता है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं, हमने काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट जो है आने वाले वक्त में सामने आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, बाकी चीज़ों को लेके
सेटेलाइट टाउन्स को लेके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। छुपाने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए बन रहा है, जम्मू के लोगों के लिए बन रहा है, कश्मीर के लोगों के लिए बन रहा है। तो इसलिए जहाँ तक तनकीद का सवाल है, उनको 5 साल ये काम करने हैं, उनको वो ये काम करेंगे, हम 5 साल अपना काम करेंगे तरक्की का। तो कल यहाँ पर राजनाथ सिंह ने भी बताया कि उमर अब्दुल्ला भी इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पर कई एक चीज़ों के लिए, जो दिल से दिल्ली तक की दूरी है वो खत्म होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो राजनाथ का इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? हमें हर पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। राजनाथ सिंह जी कोई अच्छा बोलेंगे या मोदी जी अच्छा बोलेंगे, ठीक है, तो हम उनके पार्टनर्स तो नहीं है। हमारे कुछ यहाँ मुखालिफ हमें बीजेपी तो बना गए, हम उनके पार्टनर्स तो नहीं है। हम इंडिया ब्लॉक के लोग, हम इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, हमारा कांग्रेस से अलायंस है, हम कांग्रेस हमारा पार्टनर है, उसके बावजूद भी आप हमें ढकेलना चाहते हैं कि हम बीजेपी के लोग हैं। नहीं, बीजेपी, ये हकीकत ये है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। अगर ये सरकार बीजेपी की ना होती, किसी और की होती, सीपीआई की होती, कांग्रेस की होती, हमारा रिलेशन शायद इससे ज्यादा अच्छा होता, हम ज्यादा खुल के इनसे बात कर पाते। हमारी कंसिडरेशन है क्योंकि हमारे बिटर राइवल्स हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हम इतना खुल के इनसे काम नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जितना जरूरी है, जितना यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, फेडरल स्ट्रक्चर में ये नॉर्मल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, सीएम साहब मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं, प्रोटोकॉल है उनके साथ चलते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और वर्किंग रिलेशन जो है वो उसकी इज्जत मोदी जी ने भी की है, बाकी अमित शाह जी ने भी की है, उमर साहब भी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये वही है। और सबसे बड़ी बात लोग जानते हैं सब, कुछ लोगों को जिनको परेशानी है, जो चाहते थे वो ये काम वो लोग करें, ये वही लोग शोर कर रहे हैं। तो होपफुली उनको मौका नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा काम ही बोलेगा। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुंतजिर मोइनुद्दीन ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार राज्य का दर्जा वापस पाने और खोई हुई गरिमा को बहाल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें उमर सरकार को समय देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को व्यापार नियमों को अंतिम रूप देना चाहिए ताकि उमर सरकार स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सिरे से ही कहा था, असेंबली इलेक्शन होने के पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन होने के पहले कहा था कि जिस भी सरकार को यहां अब मोर्चे वजूद में लाया जाएगा, उनको कोई चारा नहीं है दिल्ली सरकार, मरकजी सरकार के साथ, दिल्ली की नहीं मरकजी सरकार के साथ इफ़ाम तफ़हीम से चलने का और बाहमी मशावरे से चलने का। लेकिन बदकिस्मती से अपनी पार्टी के उस जो हिकमत अमली था और वो जो उनकी राजगोई का जो विजन था, उसको लोगों ने शायद क्या कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर लिया और हमें कोई वोट नहीं दिया। तो हमारी जो पार्टी है उसको इलेक्शन में हार देखनी पड़ी। आज जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप देख रहे हैं बिजनेस रूल्स अभी वही हैं, आप देख रहे हैं डिसएम्पावरमेंट वही है, आप देख रहे हैं स्टेटहुड का कोई नाम निशान नहीं है। हत्ता कि गवर्नमेंट वज़ीर आला और उनके साथी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी खलीज मौजूद है। जब तक उस खलीज को पूरी तरीके से दूर नहीं किया जाएगा कि तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, बयानबाजियां, लोगों को प्रोवोक करना, लोगों के जज्बात को इस तरीके से खिलवाड़ करना कि हम पुरानी डगर पे वापस चले जाएं, ऐसे चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक जो हमारी असेंबली इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, उसका अभी जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मौजूदा सरकार का अभी हम बहस अपोजिशन बात कर रहे हैं, दिख नहीं लग रहा है कि उनकी कोई उसमें अभी गलती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मरकजी सरकार के साथ हालात ठीक करने के लिए, जो वक्त की जरूरत है। बांदीपुरा पुलिस एसपी ऑफिस में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसे पुलिस उपाधीक्षक लतीफ खान ने संबोधित किया। पुलिस ने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी, गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के बारे में लोगों से कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जालसाजों के खातों से 5.50 लाख रुपए बरामद किए। जरूरी कानूनी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के बाद बरामद की गई रकम पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कर दी गई है। इसके अलावा 3 लाख रुपए की कीमत के 19 गुम या चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं और जरूरी कानूनी औपचारिकताओं के बाद उन्हें मालिकों को लौटा दिया गया। साइबर रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, इसमें हमें कंप्लेंट्स बहुत सारी 2024 में रिसीव हो गए, जिसमें हमारी साइबर सेल जो है, इन्होंने इस पे अच्छा काम किया। तो तकरीबन जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं,
तो तकरीबन 5.5 लाख की मालियत हमने बरामद की है इसमें, और 19 मोबाइल फोन्स जिनकी तकरीबन मालियत 3.5 लाख रुपये है, तो ये हमने रिकवर किए हैं। इसमें 2 मोबाइल फोन्स हमने चंडीगढ़ से रिकवर किए, एक ऑन वे है जम्मू से हम रिकवर कर रहे हैं वो। तो इस पे हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी साइबर सेल जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है यहाँ बांडीपोरा में। तो इस सिलसिले में हम पूरे बांडीपोरा के जितने भी हमारे बाशिंदगान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी कहीं पे भी आप रिपोर्ट करें साइबर रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये आप हमारा एक पोर्टल होता है साइबर नेशनल साइबर रिलेटेड पोर्टल www.cybercrime.gov.in। इस पे एक पोर्टल आएगा, इस पे आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर लीजिए जो भी विक्टिम होगा, और साथ में आप टोल फ्री एक नंबर है 1930। एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर हंदवाड़ा उपजिले के मगाम इलाके में एक कॉमन सर्विसेज सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने का आरोप था। तहसीलदार खान ने नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसे केंद्रों से दस्तावेज प्राप्त करते समय उनकी पूरी तरह से जांच करने का आग्रह किया है। उन्होंने धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। देखिए, जैसे एक मुहिम शुरू हुई जो इनपुट्स पुलिस को मिले थे, तो मार्केट चेकिंग चल रही थी पुलिस के साथ, रेवेन्यू की टीम असिस्ट कर रही थी। एसएसपी हंदवाड़ा के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। इसके दौरान कल नॉर्मल कार्रवाई में एक सर्टिफिकेट हमें मौसूल हुई। जब हमने उसे चेक किया तो वो हमें सही दरियाफ्त नहीं हुई, तो उसके एवज में हमने एक और थोड़ा छानबीन की, तो हमें उसमें काफी शक नजर आए और काफी लगा कि हमें इसको और थोड़ा तह तक जाना चाहिए। तो कुछ पता करने पे पता चला कि एक सीएससी सेंटर है जहां से वो इशू हुई है, तो उसके एवज में हमने इमीडिएटली एक कंप्लेंट है वो हमने फॉरवर्ड की यहाँ एसएचओ हंदवाड़ा साहब को, और उस कंप्लेंट के तहत हमने उस सर्टिफिकेट को उस पर एनक्लोज किया है और इन्वेस्टिगेशन उसमें स्टार्ट हुई है। कंप्लेंट नंबर 17 डेटेड 14/1/2025 इस टाइम थाना पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में रजिस्टर्ड है और पुलिस उसमें फर्दर कार्रवाई कर रही है कि अगर ये चीज सच निकलती है कल इन्वेस्टिगेशन में कि और भी कुछ सर्टिफिकेट्स इशू हुई हैं, तो हमें उसमें एक कार्रवाई लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चों की सर्टिफिकेट्स हैं जैसे डोमिसाइल या कोई है, ताकि वो हम चेक करें किसी को ऐसे ही तो ना इशू हुई हो, कल वो कहीं किसी नौकरी में लग जाए या वो कहीं कल किसी इदारे में चला जाए और वहां वो फेक पाई जाए तो उसका कैरियर खराब हो सकता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें कोई लीलेंसी नहीं ली। हमने ये तुरंत दरखास्त पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड की है यहाँ से, ताकि दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। इस टाइम मामला ज़ेरे बहस जो है ये तहकीकात में है और पुलिस इस टाइम इसमें तहकीकात कर रही है। बट हाँ, ऑन द फेस ऑफ हमें एक सर्टिफिकेट तो फेक मिली है जिसकी हमें खुद पुष्टि हुई है। तो हम एक सर्कुलर भी इजरा करेंगे इस इलाके में लोगों से कि अगर किसी को भी वो डोमिसाइल्स है तो एक बार क्रॉस चेक करवा लें, फोटोस्टेट कॉपी हमारे पास पड़े, हम चेक कर लेंगे कि वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर किसी को भी गलत हुई और वो कल नौकरी लगा तो ये सर्टिफिकेट आपकी किसी काम की नहीं है। मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि आप जिन कंप्यूटर सेंटर या सीएससीज पे जाते हैं तो आप इनको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा ना दें। हमें काफी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि ये दफ्तर के नाम पे या डिपार्टमेंट के नाम पे आपसे पैसे लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। और जो आपकी गवर्नमेंट रेट है 50 रुपए 25 रुपए, हम वो सर्कुलर भी इशू कर रहे हैं जो आईटी ने गवर्नमेंट रेट्स दी हैं, आप उतना ही पे करें इनको, बिकॉज उतनी ही इनको इजाजत है लेने की ऑनलाइन सर्विसेज की। और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें कंप्लीट होंगे। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम यहाँ से वापस रिवर्ट करते हैं विद रीजन, उसमें हम एक रीजन लिखते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर वाले से जरूर पूछे कि दफ्तर से जो दस्तावेज वापस आए हैं कंप्लीट ना होने की वजह से, तो उसमें क्या रीजन लिखा गया है, तो आप वो बिल्कुल उसके स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। कि जैसे अगर आप डोमिसाइल के लिए इशू करते हैं और 1A में करते हैं तो 1A में आपका जरूरी होना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट। तो अगर स्टेट सब्जेक्ट में कोई इशू होगा या वो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हुई होगी तो उसमें लिखा जाता है। तो हमने ये सुना है कि ये आपको बोलते नहीं जनाब वहां वो तंग कर रहे हैं, वहां ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। आप लोगों के नोटिस में जो ही ऐसा कोई चीज आएगी आप हमारे से राब्ता करें,
ताकि हम इस चीज का पूरा जायजा लें कि आपसे क्यों ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर एसआरटीसी ने अनंतनाग से अजमेर शरीफ तक एक विशेष बस सेवा शुरू की है। ये सेवा 15 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए संचालित होगी, जो राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रतिष्ठित दरगाह पर जाने की योजना बना रहे हैं, जो भक्तों के लिए एक सहज और आरामदायक यात्रा की पेशकश है। आज शुरू हुई बस सेवा से उम्मीद है कि इस क्षेत्र से सूफी संत को श्रद्धांजलि देने आने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा किया जा सकेगा। 15 दिवसीय यात्रा अनंतनाग और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए परेशानी मुक्त बजट अनुकूल विकल्प प्रदान करेगी, जो अब इस पवित्र यात्रा को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यह 34 सीट वाजिन गाड़ी 2x2 हज, मतलब अत बतन तह लगित अमन सीटन जनाब यदि पत कुन तगर त्रायन आराम आराम मतलब अत मह तूत आराम हज तो कैसन दोन अत आय वारिया सवार तह पर तह जनाब यह पे जम पे सरहन शरीफ सरहन पे जनाब उत्तराखंड पे आगरा फतेहगढ़ सिकरा अत पे अजमेर शरीफ पे दिल्ली पे पंजाब वाघा बॉर्डर हज 15 दोन टूर जल्द अज जल्द कर मे सब्त तो इंशाअल्लाह रहमान कैसन दोन तम मे करो डिक्लेयर कम दोन ये तो ऐसा है। ये अजमेर शरीफ की का जो हमने प्रोग्राम बनाया है पैकेज टूर, ये अनंतनाग से जम्मू पहले दिन जम्मू पहुंच जाएगी, तो दूसरे दिन वहां से निकलकर ये सरहन शरीफ पहुंच जाएगी। सरहन शरीफ रात के लिए उधरी सीटें करने के बाद दूसरे दिन वहां से क्लियर शरीफ से होते हुए आगरा, और आगरा से होते हुए ये मतलब वया फतेहपुर सीकरी जयपुर पहुंच जाएगी। जयपुर से लेकर ये सीधा अजमेर शरीफ के लिए जाएगी। अजमेर शरीफ इसका 2-3 दिन का स्टे रहेगा, तो सवारियों का मतलब देख रेख के लिए भी और सवारियों को मतलब हर जगह मतलब उनका मतलब ये गाइड करने के लिए मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, मतलब इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, यहाँ पर क्या देखने की चीज़ है, तो पूरा इसका इंतजाम बिल्कुल कंफर्टेबल सब रहेगा। मतलब ये जो सवारियाँ इसमें जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। और साथ में इसका जो आज की जो पार्टी हमारी जाने वाली है, शायद ये 21 तारीख को जाएगी, तो लगता है कि ये नजीर साहब इसका जो पार्टी कमांडर है, इनके साथ जो जितने भी आदमी हैं, तो ये इनका ईजेसीसी और अध्यक्ष कॉलेज गैर शिक्षण कर्मचारी संघ जम्मू कश्मीर श्री जावेद अहमद खून ने आज मीडिया को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर कर्मचारियों की लंबित मांगों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 3% महंगाई भत्ता और HRA 61,000 अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण करना, SRO 43 को उसके पुराने स्वरूप में बहाल करना, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि सहित अन्य कई मांगों पर ध्यान देने को कहा। इसके अलावा AJCC ने अध्यक्ष एजाज अहमद खान की अध्यक्षता में इन मांगों की पूर्ति के लिए 16 जनवरी को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का फैसला भी लिया। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम जावेद अहमद खून है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी का। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हूं ऑल J&K कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। मुद्दा और मकसद आज आपकी वसादत से सरकार तक मुलाजमीन के मसाइल को पहुंचाना है। आप जानते हैं कि एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने आज से 20 दिन पहले एक प्रोग्राम दिया था, पीसफुल प्रोटेस्ट प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में 13 जनवरी का। लेकिन 13 जनवरी को यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी आए, विजिट था उनका जम्मू कश्मीर का, इसलिए इस प्रोग्राम को हमने डेफर किया। 16 जनवरी को प्रेस कॉलोनी में यह पीसफुल प्रोटेस्ट होगा अंडर द बैनर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी हेडेड बाय मिस्टर एजाज अहमद खान, चेयरमैन एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी। आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन परेशान हैं, चाहे वो रेगुलर मुलाजमीन हो चाहे वो आर्जी मुलाजमीन हो। सबसे पहला हमारा जो हम आपकी वसादत से यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन श्री मनोज सिन्हा साहब, ऑनरेबल LG जम्मू कश्मीर, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, हम इन दोनों
अफराद से गुजारिश करते हैं कि ये जो मुलाजमीन के मसाइल हैं, इन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। इस सिलसिले में एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने 16 जनवरी को पीसफुल प्रोटेस्ट का प्रोग्राम दिया है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। सबसे पहली हमारी जो डिमांड हमारी है आज की, वो है हमारा डीए, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। जुलाई में मरकजी सरकार ने इस डीए का ऐलान किया। हमारी रियासत से, हमारी मुल्क से जो भी रियासतें वाबस्ता हैं, जो भी यूटियां वाबस्ता हैं, उनका ये डीए रिलीज हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को अभी तक ये डीए नहीं मिला। इसके साथ साथ हमारा एचआरए भी, वो भी पेंडिंग है, वो भी नहीं मिला। दूसरी डिमांड है हमारी, यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो जीपी फंड काटते हैं। जो भी मुलाजिम जम्मू कश्मीर का, वो जीपी फंड काटती है। ये जीपी फंड सरकार के पास मुलाजमीन का अमानत रहता है। जब मुश्किलात में यहाँ के मुलाजमत हो, या कोई बेटी की शादी हो, बच्चे की शादी हो, या कोई मकान बनाना हो, या कोई बीमारी मुब्तला हो, तो इस जीबी फंड की जरूरत पड़ती है। सभी जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा द्वारा आज कृष्णानगर जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पर उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने को सुनिश्चित करने के निर्देशों की मांग की। मैं पीरनेता प्रेसिडेंट ऑल जे गुरु रविदास सभा हेडक्वार्टर कृष्णानगर और मेरे साथ मेरी कमेटी के मेंबर और बाकी साथी, आज हम मीडिया द्वारा तमाम अपनी बरादरी को ये बताना चाहते हैं कि जो 2019 में हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि इलेक्शन जो होगा फ्री एंड फेयर होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन है तब तक स्टेटस को दिया गया था हमें। उसके तहत हम जब हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, कुछ चंद लोग, शरारती लोगों ने, सोशल एंटी एलिमेंट ने 29/12 को मंदिर पर अटैक किया और मंदिर के ताले तोड़ दिए, मंदिर के दफ्तर के ताले तोड़ दिए और अंदर लोगों को ले आए। और उन लोगों को ले आए जो कभी वो मंदिर में आए ही नहीं, उनको झूठा बताकर कि वहाँ पर अहमद शाह की रैली करनी है, फलानी चीज़ करनी है, गुरु महाराज का सत्संग है। वो लोग सीधे साधे लोग बेचारे आ गए। जब उन्होंने देखा कि ये ताले तोड़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो चले गए वापस। अब हमने कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, ना झगड़ा करना है। हम फिर हाई कोर्ट में गए, पर ये हमारे साथ हुआ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो ये नहीं मान रहे। कमांडेंट IRP 21 बटालियन महमूद अहमद के निर्देश पर 21वीं मुख्यालय APC परिहासपुरा पट्टन में 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी जवान, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिए गए और समाज की सेवा करने और सभी पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए इन कानूनों और धाराओं के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया गया। कानून की सबसे 3 बड़ी किताबें हैं जिससे इस वक्त हिंदुस्तान का नज़्म ज़ब्त चलता है। पहले हमारे पास था IPC, अब है चेंज इनटू, ये अब कहा जाएगा BNS। इसी वजह से, इसी तरीके से दूसरी किताब थी CRPC, अब हमारे पास है BNSS। हमारे पास तीसरी किताब थी इंडियन एविडेंस एक्ट, अब है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें ध्यान रखा गया है कि ये रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए। रिफॉर्मेटिव मतलब जैसे कि मैं चूज करता हूं MLA को, MLA MP जाके चूज करते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली हमने ही चूज किया होता है। वो कानून वो बनाते हैं जो हम पे लागू होते हैं, इनडायरेक्टली वो कानून हम ही बनाते हैं। तो ये रिफॉर्मेटिव होते हैं। रिफॉर्मेटिव मतलब बंदा कोई क्राइम करता है, उसको चांस देना है कि ना ये सुधर जाए, इसको डायरेक्टली जेल नहीं भरना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, जो कि फॉरेन कंट्री में था, यहाँ इस कंट्री में नहीं था, वो है कम्युनिटी सर्विस की सजा। ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस। अब कम्युनिटी सर्विस की सजा है, ध्यान रखो इसमें हमारी भी एग्जाम्पल, ये एक है। फॉर एग्जाम्पल हम पब्लिक सर्वेंट हैं, मुलाजिम है सारे, अगर कोई साइड में बिजनेस भी कर रहा है
उसकी कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट हो जाएगी उसकी सेक्शन 202 BNS के तहत। जब उसकी लेकिन अगर अपने नाम पे है तो वो सेक्शन 202 BNS के अंडर उसको केस हो जाएगा। जब केस हो जाएगा तो जब ट्रायल चलेगा तो जज के पास ये पावर है, वो कम्युनिटी सर्विस की सजा इसको दे सकता है, यही नहीं देगा, अदरवाइज सीरियस क्राइम होगा तो वो सजा दे सकता है, जिसमें 3 महीने 6 महीने की सजा है या फाइन है या दोनों है। कम्युनिटी सर्विस तो कोई भी बंदा मुलाजिम, हम में से फॉर एग्जांपल मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उधर से घर में मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई, केस हुआ, मुझे जज के सामने पेश किया गया, जज बोलेगा इसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दे दो ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे और जेल से भी बच जाए, बदनामी से। तो वो मुझे क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मस्जिद है, मंदिर है या कोई भी पब्लिक पार्क है, वो बोलेगा इसको 1 महीने के लिए उस पार्क में लगा दो, ये उधर सफाई करेगा, जो वहां पे पौधे वौधे लगे हुए हैं उनमें पानी वानी देगा, बराबर सुबह जाएगा शाम को वापस आएगा, 1 महीने के लिए सजा। वो क्या होता है, कम्युनिटी को एक सर्विस मिल रही है, कम्युनिटी को एक सर्विस मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुझे भी सजा इसमें मिल रही है। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस की सजा। ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है इन कानूनों में, वरना हर किसी पे सजा थी और वो भी रिग्रेस थी जो अंग्रेजों ने बनाए थे। पहला ये BNS, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हिंदी में भी नहीं हूं, लेकिन ये हिंदी बोर्ड है, हिंदी वाले कुछ होंगे लेकिन हिंदी में भी हिंदी बोर्ड है, इसलिए बताने वाले को भी और सुनने वाले को थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है। इसको बोलते हैं भारतीय न्याय सहायता। न्याय सहायता, न्याय का मतलब होता है इंसाफ, किसी को इंसाफ मिलना, सहायता की उसकी मदद से। ये जिसको हम पहले बोलते थे IPC इंडियन पेनल कोड, तो इसको अब बनाया गया कि भारतीय न्याय सहायता, कि न्याय एक इंसाफ कल्प्रिट को मिल सके इसकी सहायता और इसकी मदद से। तो इसमें वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन मैं कुछ चंद पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह हो गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, कि हमारी औरतों की हिफाजत के बारे में जो नए कानून है इसमें, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर कोर्ट में केस चलता था बहुत लंबी देर तक, कल्प्रिट की डेथ भी हो जाती थी तो केस सॉल्व नहीं होता था। तो इस कानून में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि केस ज्यादा देर ना चले और कल्प्रिट को जो है इंसाफ भी मिल पाए। जब कोई शख्स या कुछ एक शख्स से ज्यादा किसी के साथ रैप करता है, जो जनरली रैप होता है, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।